अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की दरअंदाजी में सहूलतकार हैं। पाक अफगान बॉर्डर एरियाज पर मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। यह वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से सामने आया है, जिन्होंने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे अफगान तालिबान रजीम के किरदार को बेनकाब कर दिया है। चंद रोज पहले सीनियर साफियों से होने वाली तफसीली गुफ्तगू में DGISPR ने मुल्क में दहशतगर्दी और फितना ख्वारिज के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की तफसीलात भी बताई। उनका कहना था कि 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। इन ऑपरेशंस के दौरान 206 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DGISPR ने बताया कि रवां साल मुल्क भर में 67,023 ऑपरेशंस किए गए। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलूचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। रवां साल ऑपरेशंस में कुल 1,883 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें 136 अफगानी थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। उन्होंने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर पोस्टों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। फायर और ऑब्जर्वेशन से कवर किए बगैर बॉर्डर फेंस मौसर नहीं हो सकती। उनका कहना था कि अगर 2 से 5 किलोमीटर के बाद कला बनाएं और ड्रोन सर्वेलेंस करें तो उसके लिए कसीर वसाइल दरकार होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। इसके बरक्स अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मजीद कहना था कि अफगान बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है, जिसकी सहूलतकारी फितना ख्वारिज करते हैं। इलीगल चीज़ें, स्पेक्ट्रम की चीज़ें आ रही हैं, तो वो जो पूरे रूट में जो आपकी फौज है, FC है, उसके ऊपर हमला करो। बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं कि पोस्टों को हमला करो, क्योंकि नीचे से वो गाड़ियां पार कराने स्मगलर्स कि ये बॉर्डर है। अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? अंदर फिर रही है ना। व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट? Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because that non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle-borne IDs and by these terrorists. पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान हालिया दिनों होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक तफसीलात बताते हुए DGISPR का कहना था कि अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दीगर तंजीमों की क़यादत मौजूद है। वहाँ से उन्हें असलहा और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। उनका कहना था कि हमने अफगान तालिबान के सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करें। अगर काबिल तस्दीक मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना है तो पाकिस्तान को उस पर एतराज नहीं होगा। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल आगाही सालिस ममालिक को भी है। उनका यह भी कहना था कि फितना ख्वारिज के बारे में तालिबान रजीम का यह दावा कि वो पाकिस्तानी है गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी है तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्ला होकर पाकिस्तान आते हैं? टेररिज्म की वन ऑफ द रीजन इज दिस कि यूनाइटेड स्टेट्स और कोलिशन फोर्सेस जहां से गई, तो ये सिगार की रिपोर्ट है, कहती है कि 7.2 बिलियन $7.2 बिलियन वर्थ ऑफ US मिलिट्री इक्विपमेंट ये वहां पे वो छोड़ गए। एंड दीज टेररिस्ट आर नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ, और वहां पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। कंट्री स्पेसिफिक भी, रीजन स्पेसिफिक भी हैं। फितना ख्वारिज है, फितना हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है, वहाँ पे अलकायदा भी पाई जाती है, वहाँ पे दाइश भी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुतालबा वाज़ेह है कि अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का वादा किया, मगर उस पर अब तक अमल नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान रजीम अफगानियों का नुमाइंदा नहीं। अफगानिस्तान की 50% खवातीन की नुमाइंदगी का इस रजीम में कोई वजूद नहीं। पाकिस्तान का अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, बल्कि मसला अफगान तालिबान रजीम से है। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड की बंदिश पर वाज़ेह किया कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती।
आर प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉट विद द अफगानीज। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का। हमें प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आर लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। गुड और बैड ये बयानिए का हिस्सा है। इन आर व्यू देयर इज ओनली वन सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट विच इज गुड, विच इज ए डेड टेररिस्ट। तो हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हमेशा जो सा है हक बातिल पे गालिब आता है, ये अल्लाह का कानून है। हम हक पर हैं, हर तरीके से हक पर हैं। सो वी विल प्रिवेल। उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी के अमल के तहत 2024 में 3,66,704 जबकि 2025 में 9,71,604 अफराद को वापस भेजा जा चुका है। सिर्फ रबा माह यानी नवंबर के दौरान 2,39,574 अफराद को वापस भेजा गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बावजूद भारतीय अफवाज की जानिब से धमकियों पर रद्द अमल देते हुए DGISPR का कहना था कि वहां की अफवाज खुद फरेबी का शिकार है और झूठे बयानात अपनी अवाम के गुस्से को तहलील करने के लिए दिए जाते हैं। एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटॉरिक। एनी कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान कि वो उनकी फौज को दे रहा है, वो आप समझे कि वो इट इज अवेलेबल टू दी टेररिस्ट। पाक फौज और रियासत पाकिस्तान से मुतालिक जहरीला बयानियां बनाने वालों से मुतालिक बात करते हुए DGISPR का कहना था कि बैरूनी मुल्क से चलने वाले इन अकाउंट्स को बैरूनी ताकतों की मदद मुयस्सर है। सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं। सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात और हुकूमत की अदम दिलचस्पी का गिला करते हुए DGISPR का कहना था कि दहशतगर्दी पर तमाम हुकूमतों और सियासी पार्टियों का इत्तफाक है कि उसका हाल नेशनल एक्शन प्लान में है। इस प्लान को अमली जाना पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मजबूत निज़ाम वज़ा किया गया, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कमी नजर आती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस निज़ाम के तहत जिले, डिवीजनल और सूबाई सतह पर स्टीयरिंग, मॉनिटरिंग और अमल दरामद कमेटियां बनाई गई हैं। ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। इस मद में हासिल होने वाली रकम दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने कहा कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग पर आर्मी और FC और सूबाई हुकूमत के क्रैकडाउन से पहले 20.5 मिलियन लीटर डीजल की जोबियां स्मगलिंग होती थी। ये मिकदार कम होकर 2.7 मिलियन लीटर जोबियां पर आ चुकी है। ईरान से स्मगल होने वाले डीजल की मद में हासिल होने वाली रकम BLA और BYC को जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के 22 बलूचिस्तान के 27 अजला को पुलिस के दायरा इख्तियार में लाया जा चुका है, जो कि बलूचिस्तान का 86% हिस्सा बनता है। जहां पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतल्लिक अफगान तालिबान रजीम और भारतीय गठजोड़ को बेनकाब कर रहा है और दुनिया से अफगान तालिबान के खिलाफ एक्शन पर जोर दे रहा है, वहां अब पाकिस्तानी मौकिफ की तस्दीक उस वक्त भी हो गई है जब आलमी सतह पर होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अफगानिस्तान का किरदार खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाकयात में अफगानिस्तान का किरदार अब किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि हालिया दिनों में अमेरिका में होने वाली फायरिंग और ताजिकिस्तान में चीनी मुलाजमीन पर होने वाले ड्रोन हमले में भी अफगान तालिबान रजीम के मुलव्वस होने ने इस मौक़िफ़ को मजीद मोतबर बना दिया है कि अफगान तालिबान रजीम हर तरह की दहशतगर्दी की सहूलतकार बन गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनागाहें फराहम करना खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। सारी दुनिया अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी पर मोहर सब्त कर चुकी है, मगर भारत अफगानिस्तान के साथ रवाबत बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया और मुतअद्दिद मुआहिदे किए। जब अफगान वजीर खारजा दौरा भारत पर थे तो उसी वक्त पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारहियत भी की गई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के मुल्क में अपने सिफारत खानों में तजारती नुमाइंदे तैनात करेंगे। अफगानिस्तान और भारत के बढ़ते ताल्लुकात ने जनूबी एशिया की बदलती सियासी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से मुतासर हो ही रहा है, अमरीकी भी महफूज नहीं है, चाइनीज भी महफूज नहीं है,
क्या होना चाहिए? पाकिस्तान ने मुज़ाकरात भी करके देख लिए, सालिसों के सामने भी सारी बातचीत हो गई, सारे जो है सबूत भी रख दिए, शवाहिद भी रख दिए। अब पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शंस हैं मजीद? अगर ज़ाहिर दहशतगर्दी हो तो वहाँ से कोशिशें हो रही हैं, दरअंदाजी भी होती है, अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में वहाँ से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी होती है। तो क्या कहेंगे, अब क्या पाकिस्तान को करना चाहिए? किस तरफ जा रहे हैं हालात? देखिए समर, जो अभी पाकिस्तान इस वक्त डायरेक्ट विक्टिम हुआ है, एंड इट्स अ ह्यूज, आपने स्वैत देख लिया एंटी टेररिज्म कैंपेन का डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू हैव सीन द फिगर्स कि ऑपरेशंस हो रहे हैं। आप इसके अंदर आप एफर्ट देख लें कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है जी। देखिए, हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थ्रेट। ये हमारा अच्छा आइडियोलॉजिकल थ्रेट भी है, दिस इज अ नेशनल मिलिट्री थ्रेट ऑल्सो, और हमारी सोसाइटी को पॉलिटिकल थ्रेट भी है जी। इसको इसको देयर आर फोर्सेस, ये तो सामने है ना, दहशतगर्द, ये जो दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म है, दैट इज वेरी डेंजरस, और इसको बार बार पाकिस्तान के खिलाफ, आज आप इस जख्म को बंद करेंगे, कल कोई और एक नई फॉर्म में सामने आ जाएगा। तो पूरा स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, उसको जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमने सीधा करके, जैसे अभी मिलिट्री में आपने जो मॉडर्न हमारी वॉर की है, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे चले जी एडजस्टमेंट की, सीडीएफ बनाया आपने, ताकि वॉर को अच्छा एग्जीक्यूट करें। हमने अपनी पॉलिटिक्स को भी अच्छा एग्जीक्यूट करना है, हमने अपनी डिप्लोमेसी को भी अच्छा एग्जीक्यूट करना है, हमने अपनी सोशल सिक्योरिटी को भी, कल्चरल सिक्योरिटी, बाकी सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि पीस विद इन इज अ गारंटी, पीस विदाउट, ये याद रखिएगा जी। जब तक आप इन चीजों को, ये तो फंडामेंटल चीज है। बट सही। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो अभी आपने बात किया, देखिए काइनेटिक तो हमें जारी रखने होंगे जी। जो लोग सिर्फ कहते हैं डायलॉग, समर मुझे बताए ना, व्हाट यू हैव टू ऑफर। आप डायलॉग में उनको क्या अपना तर्ज हयात बदलने को तैयार है? क्या आप अटक के रिवर तक जमीन उनको देने को तैयार है? आप उनको क्या बसाने को तैयार है टेररिस्ट को दोबारा लाने के लिए? जो पॉलिटिकल हमारी डेमोक्रेसी है उसको जो खतरा है। तो कहने का मकसद ये, नथिंग टू ऑफर, आपके पास सिर्फ एक चीज ऑफर करने को है कि वो आए, आईने पाकिस्तान की, पाकिस्तानी बन के रहे और हमारे लिए कोई नई मुसीबतें ना खड़ी करें। सही। डोंट बी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल, एक आप क्लाइंट बन गया। आपने देखे ना, एक पख्तून एक कल्चर है, उसके अलावा एक इस्लाम, पहले तो रिलीजन को आपने बदनाम कर दिया है, आपको इस्लाम में पता नहीं क्या क्या खिताब दिए गए। आज आप पे जिस तरीके से पूरी सही। दुनिया इज लुकिंग डाउन अपॉन दिस अफगानीज जी। अनफॉर्चुनेटली अच्छे लड़के भी होंगे। आपको एक लड़का जका अनवरी याद होगा, जो स्टो आउट होके वो C-17 के जहाज के टायर के साथ लटक के बाहर जाना चाहता था, ऐसा ही यंग है। बच्चा सही। अफगानी। वो लड़का जो इसलिए जाना चाहता कि मैं निक्कर पहन के खेलूंगा तो ये मुझे मार देंगे, मुझे खेलने नहीं देंगे। तो ऐसा ही पता है। नहीं कितने अफगानी स्टो आउट हो गए इस दुनिया से और जाना चाहते हैं। तो तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को इसको लड़ना भी है, डिप्लोमेटिकली भी, और थ्रू कोलिशन। अकेला कोई मुल्क, समर, अकेला कोई मुल्क दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं कर सकता। अमेरिकन सही। 20 इयर्स एप्लीकेशन आपने देख ली, उनकी अप्रोच जैसी भी थी वो डिबेटेबल है, उस पर मैं बाद में किसी वक्त हम सही। बात कर लेंगे। दे कुड हैव डन मोर। अभी आप रशिया देख ले, अमेरिका के अंदर इंसिडेंट वाशिंगटन में हो रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में फैलते जाएंगे। अच्छा, फिर एम्बोल्डन होंगे ये नॉन सही। स्टेट एक्टर्स। आज अफगानिस्तान है, ये भूल जाए लोग कि अफगानिस्तान की आग सिर्फ जी। रीजन को लेके बैठी है, ये पूरे दुनिया को लेके बैठेगी। एग्जैक्टली। तो पीपल शुड बी रेडी फॉर अनदर, आई मीन, ट्विन टावर इंसिडेंट। ये भी मैं बता दूं, अगर इसको एड्रेस ना तो किया सर, जाए। जो पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी इश्यूज हैं, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, तीरा जो है एक बन चुका है हॉटस्पॉट के, जहाँ से वहाँ एक जो नेटवर्क वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। अब जो ये पेशावर में जो FC हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ था, ये लोग भी तीरा से होकर आए थे, तीरा के रास्ते से आए थे। तकरीबन कोई 70 किलोमीटर है और 2 घंटे की वहाँ से टोटल ड्राइव पे डिस्टेंस पे है तीरा। फिर जो गैस पाइपलाइन का जो धमाका हुआ पेशावर में, जो उसको उड़ाया गया, वो लोग भी तीरा से ही आए थे। जो APS अटैक हुआ था, वो लोग भी तीरा से आए थे। तो तीरा दोबारा से जो है वो बन रहा है एक दोबारा से हॉटस्पॉट। वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइम जो नेक्सस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है दहशतगर्दी के पीछे। इस बारे से भी DGISPR ने बड़ी तफसीली जो है वो डिटेल शेयर की है। तो क्या समझते हैं कि ये तीरा में फिर एक और बड़े ऑपरेशन की तरफ हालात जा रहे हैं, या क्या होगा? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही वहाँ पे होने चाहिए, क्या होगा? देखिए समर, यहाँ पे पहले भी ऑपरेशंस होते रहे, खैबर 1 हुआ, खैबर 2 हुआ। तीरा जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और इम्पैक्ट ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू सम इंसिडेंट इन वाना या कहीं दूर दराज इलाकों में। बट हैविंग सेड दैट, एनी इंसिडेंट, चाहे वो किसी अर्बन सेंटर के अंदर हो या एक आउटपोस्ट कहीं किसी जगह पे वीराने में हो, जब जंगल में हो, कहीं भी हो,
दैट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। वो अटैक है पाकिस्तान के ऊपर जी, ऐसा ही है। तो उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। यस, तीरा के अंदर अभी तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही जारी रहेंगे, कोई किसी बड़े ऑपरेशन का वहां पे चांसेस नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपको देखें कि आप, दिस इज अ वॉर ना, दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसा कि ही है। आपने ऐसे को बता दिया, थाने को बता दिया, दिस इज अ वॉर। तो वॉर के लिए फिर आपको कई दफा हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो बेस्ट पॉलिसी यही है समर, कि हमें कोई कदगन किसी चीज पे नहीं लगानी चाहिए। जब सही। एनिमी को ये पता हो कि इंटरनल इतना प्रेशर डाल दिया कि जी ऑपरेशन नहीं होना, ठीक है, वी हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस, और वो गवर्नेंस की वजह से खराब हुए, ये जो लोग माइग्रेट किए बाजोड़ में, वजीरिस्तान में, जो इसमें आईडीपी इसमें हुए इसमें वाज़ेह किया है डीजीएसपीआर ने कि जो लोग वहाँ पे एतराज़ करते हैं कि पहले भी ऑपरेशन एक दो मरतबा हुआ, फिर दोबारा ऑपरेशन की बात क्यों हो रही है, तो उन्होंने यही बताया कि हमने क्लियर कर दिया था, क्लियर करके फिर हम मुकामी अथॉरिटीज़ के हवाले कर देते हैं इलाका गवर्नेंस के लिए, वहाँ पे सारी सिक्योरिटी के लिए। वो क्लियर करके इलाका निकल जाती है पीछे, जब जब सिविल इंतजामिया को दिया जाता है तो वो वहाँ पे सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर इलाका जो है दहशतगर्दों के या जो वहाँ पे जो एक नारकोटिक्स का जो बड़ा माफिया है उसके हाथ में चला जाता है, जिसके पीछे वो कह रहे सियासी पुष्पनाई भी है। देखें, क्लियर होल्ड एंड बिल्ड की बुनियाद पर ऑपरेशंस होते हैं जी। क्लियर होल्ड तो कर देती है फौज। एग्जैक्टली। बिल्ड, व्हाट इज बिल्ड? गवर्नेंस। हम देखें ना, आप कुर्रम को स्टडी कर लें, यू नो इट बेटर देन मी समर। कुर्रम जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, जमीनों का तनाजा, वहां से फिर लिसानी और जी हाँ। पता नहीं किधर किधर से मजहबी होता हुआ कहां से कहां पहुंच गया। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम विक्टिम है, और डोरे कोई बाहर से बैठा हुआ कुर्रम की हिला रहा है जी। यही अब यहाँ पे करना चाह रहे हैं आप। तो देखें, ये जो इंस्टेबिलिटीज और इनसिक्योरिटीज होती है ना, ये बैटल ग्राउंड से ज्यादा या बैटल फील्ड से ज्यादा इन द कॉरिडोर्स ऑफ बैड गवर्नेंस जन्म लेती हैं जी। देखिए, वॉर, मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं, बताता हूं, कहता हूं समर, वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। वी आर इन द वॉर, दिस इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स हैव टू लीड इट एंड एग्जीक्यूट इट। आज सही। वो मिलिट्री को कहेगी आप तीरा में जाए न जाए, ये करें वो ना करें, फौज आपको करके देगी। आप, प्रॉब्लम ये होती है जब हम ओनरशिप नहीं देते। सही। हम सूबा इधर जाता है जी, वो फेडरल उधर जाएगी। दिस इज अ डिबेट जिस पे दुनिया हंसती होगी समर हमारे ऊपर, एग्जैक्टली सर। कि आपका मैं गला दबा रहा हूं और आप अपने गले से मेरे हाथ भी हटाने की आप कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर आपको क्या फायदा? आई विल किल यू। तो आई थिंक दिस इज सिनर्जी की जरूरत है। होल ऑफ अ नेशन अप्रोच सिर्फ अंग्रेजी या बातें या हम प्रोग्रामों में टॉपिक के तौर पे ना डिस्कस करें, उसकी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान इज अ क्रेडिबल कंट्री, पावरफुल कंट्री है, और आई थिंक वी मस्ट मैनिफेस्ट इन दिस डोमेन आल्सो। सही है, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद अबू साहब, आपने तफसीली गुफ्तगू की। जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं अफगानिस्तान की साइड से, उसमें अब पाकिस्तान को फिर से काइनेटिक डोमेन में वहाँ पे कार्रवाइयाँ करनी होंगी अगर अफगान तालिबान नहीं रोकते कलदम टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों से। इस सिलसिले में पहले भी पाकिस्तान ने किया है, अब भी आइंदा भी पाकिस्तान को करनी पड़ी वहाँ पे कार्रवाइयाँ, तो वो पाकिस्तान ज़रूर करेगा। प्राइम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के वाले से बात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान से मुलाकातें न होने के मामले पर काफ़ी ज़्यादा अब उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसमें शिद्दत दिखाई दे रही है। एक तरफ इमरान खान की बहन नूरीन न्याजी ने कुछ भारतीय टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल पहुंचने की भी कॉल दे रखी है, जबकि अब यकम को स्वाबी से जो है टोल प्लाजा तक पेशावर मोटरवे की बंदिश के हवाले से भी एक हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की सामने आई है। मजीद तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली उसमें शिद्दत अगर आती है तो क्या हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर होगी कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, पार्टी के रहनुमाओं की भी और इमरान खान की फैमिली की भी, या अब यह तय पा चुका है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान से मुलाकात किसी सूरत भी नहीं होने देनी? ऐसे में तहरीक इंसाफ मजीद क्या कर सकती है, इसी पर बात करेंगे, तजज़िया हम करेंगे। प्राइम हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर फारूक साहब, सीनियर साफी और तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि एक बड़ा इशू बन चुका है एक मुलाकात का जो मामला है, और तहरीक इंसाफ तो अब हर जो है वो ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करने जा रही है कि किसी भी तरह से मुलाकात हो जाए, जबकि हुकूमती कैंप में देखें तो वहाँ तो बड़ी एक वाज़ेह हिकमत अमली नजर आ रही है कि ये मुलाकात किसी सूरत भी नहीं होने देनी। कल वजीर इत्तलात अता तारड़ थे हमारे प्रोग्राम में, लग रहा था कि ये अनडिक्लेयर्ड एक ये पाबंदी है, लेकिन कल तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कह दिया कोई अनडिक्लेयर्ड नहीं बल्कि ये डिक्लेयर्ड पाबंदी है, और जब तक तहरीक इंसाफ वाले बिहेव नहीं करेंगे, जब तक वो कानून की वायलेशन नहीं छोड़ेंगे, तो ये पाबंदी बरकरार रहेगी। तो क्या कहेंगे, ये मुलाकात वाला मामला जो है ये सियासत में किस हद तक तलखी को बढ़ा सकता है? देखिए, ये तलखी तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है इसके अंदर। मैं समझता हूँ जिस हद तक ये चीज आगे चली गई है, और
मुलाकात का होना या ना होना वो तो एक बहुत बात पीछे रह गई। इसकी वजह से और बहुत सी चीजें खराब हो चुकी हैं और हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान ठीक ठाक किस्म की इस वक्त एक तलखी है। और हुकूमत का जो मौकफ है ये कि जी हम इसलिए नहीं होने देते कि वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उससे फिर पैगाम जाता है और इंतशार फैलता है। ये अगर देखा जाए तो इस आर्गुमेंट के अंदर ठीक है हुकूमती लेवल पर वजन होगा, लेकिन वो कहते नहीं बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। अगर बाहर निकल के नहीं करेंगे जैसे मैंने अर्ज किया तो वो अपने सेक्रेटेरिएट में जाके कर लेंगे, और अगर इमरान खान साहब का कोई पैगाम है तो वो वैसे ही पहुंच जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच जाएगा। तो पीटीआई उससे पीछे तो हटेगी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ इसलिए भी किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस नहज पर ले जाया जाए कि जहां फिर वो कोई इंतहाई कदम उठाएं और उसके नतीजे में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहां गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा सख्त हो और सिचुएशन काफी ज्यादा तलखी में चली यानी आप जाए, कह रहे हैं हालात खराब हो ये जाए। एक ट्रैप भी हो सकता है तहरीक इंसाफ को जो है इस तरफ ले जाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए। जिस तरह से आप देखें ना कि नौरीन नियाजी साहबा के कुछ इंटरव्यूज आए हैं भारतीय चैनल्स के ऊपर, और इसके अलावा अब वो मोटरवे बंद करने की बातें कर रहे हैं जो विफाक के अंडर आती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो शायद उसी तरफ जा रही है तहरीक इंसाफ भी। जी, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये कियोस्क जो है इससे ही कोई अपॉर्चुनिटी हुकूमत भी तलाश कर रही है, क्योंकि शायद कुछ जो अनफिनिश्ड बिजनेस हुकूमत का है उससे शायद वो खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ऐसी नहज पर ले जाया जाए जहां जो बाकी मांदा चीजें रह गई हैं उनको भी खत्म किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो वायबिलिटी है कि वो कितनी वायबल हुकूमत है और बहुत मजबूत हुकूमत है, उसको इन क्वेश्चन लाया जाए और उसके ऊपर सवालात किए जाएं या उस पे मामलात आए। ये ऑल टुगेदर एक अगर देखा जाए तो एक सियासी स्ट्रेटजी है हुकूमत की। बट अब ये डिक्लेयर्ड है, जैसे आपने भी कहा कि एक डिक्लेयर्ड किस्म की पाबंदी है, इसकी कोई कानूनी आईनी बेसिस नहीं है। अगर अगर ऐसा हो तो हुकूमत अदालतों से इसके ऊपर एक कोई हुक्म ले ले कि जी ये पाबंदी जायज है कि इनसे मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन जब अदालतें खुद राइट क्रिएट कर रही हैं मुलाकात के लिए, चाहे वो आफरीदी साहब की दरखास्त हो, चाहे इमरान खान साहब की हमशीरा की दरखास्त हो, तो फिर तो मुझे यही लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई आर्गुमेंट जरूर मौजूद है कि मामला कहाँ जाकर रुकना है। तो इसके साथ साथ ज़ाहिर है तलखी अगर बढ़ाती तरीके से साथ, जिस तरह मैंने बताया कि वो यकम को मोटरवे बंद करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने मंगल को इकट्ठे होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी, और फिर उन्होंने जाना है अडयाला जेल की तरफ भी। अडयाला जेल के घेराव की बातें भी हो रही थी। कल असद कैसर साहब ने हमारे प्रोग्राम में वाजे कर दिया कि घेराव नहीं करेंगे, ऐसे फास्ट फ्लैग कम होगा, हुकूमत को हम नहीं देंगे। लेकिन इस तरह की बातें केपी से सुहेल अफरीदी साहब और उनके जो रफका है वो कर रहे हैं कि वो दो तीन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि केपी की जो है बाउंड्री बंद कर दी जाए विफाक के साथ, बाकी सूबों के साथ, और इस्लामाबाद की तरफ एक यलगार की जाए या एक अडयाला जेल की तरफ मार्च किया जाए, अडयाला जेल का घेराव किया जाए। तो तीन ऑप्शंस की बातें तो तरीके साफ कर रही है। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरफ तरीके साफ जा रही है इसमें उनके अहदाफ हासिल हो सकते हैं एक तगड़ी मुदामत करके, या फिर अभी भी जो बेहतरीन ऑप्शन है वो मुफाहमत का ही हो सकता है, चूंकि तरीके साफ का वक्त एक कल मिला भी है स्पीकर नेशनल असम्बली के साथ भी। देखिए, मज़ामत तो उन्होंने करके देख ली, लेकिन उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। मफ़ाहमत का भी फ़ायदा फ़िलहाल तो बस यही है कि मुख्तलिफ़ दफ़ातर के अंदर जाकर वो गुफ्तगू करते हैं, चाय पी लेते हैं, ऐसी कोई बात हो जाती है, लेकिन कोई ओवरऑल उसका कोई डिविडेंड सामने नहीं आता। बट जो प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करता है, वो इस चीज़ के अंदर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहैसियत जमात यहाँ से कहाँ जाना है? अगर तो वो गैर मशरूत किस्म की मफ़ाहमत करते हैं और इमरान खान साहब भी उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो फिर सूरत हाल और है। लेकिन अगर सिर्फ बाहर के लोग वो जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है वो करते हैं और बाकी लोग नहीं करते, या इमरान खान साहब खास तौर पर नहीं करते और वो इसके अंदर शामिल नहीं होते, तो फिर तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा। और जो वोटर कनेक्ट है वो भी इमरान खान साहब से है। तो अगर वो इंतहा पर जाते हैं और मज़ाहमत भी करते हैं, तो हुकूमत का ये ख्याल है या पाकिस्तान के मुक़्तदरा का कि वो मज़ाहमत पहले भी कर चुके, उसका रिस्पॉन्स उनको पता है। अगर इस दफ़ा भी की गई तो रिस्पॉन्स पिछले साल से ज़्यादा सख्त होगा। और अगर यही सब कुछ हुआ तो फिर एक और बहुत ही अनडिज़ायरेबल किस्म की सिचुएशन पैदा होगी, और मुनीफ जिससे फरूख साहब, वैसे तो स्टेटस को तरीके इंसाफ के बजाय जो है वो हुकूमत को ज़्यादा सूट कर रहा है कि इस वक्त हुकूमत के ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि वो तरीके इंसाफ के साथ मुफाहमत की तरफ आए और मुफाहमत से कुछ मसलों को हल किया जाए। क्योंकि हुकूमत की जो ग्रिप है सिस्टम के ऊपर, वो तो पहले 26वीं आईनी तरमीम, फिर 27वीं आईनी तरमीम, वो तो तरमीम दर तरमीम वो मजबूत होती जा रही है। तो स्टेटस को तो गवर्नमेंट को सूट कर रहा है, शायद वो मुफाहमत भी उन्हें इस वक्त ज़्यादा सूट ना करे। अगर मुफाहमत की तरफ आते तरीके साहब को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा।
लेकिन कुछ मिलेगा नहीं मफाहमत से तहरीक इंसाफ को भी। हुकूमत भी कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, अनलेस के उनके पास इजाजत हो हम्म। एस्टेब्लिशमेंट की। हुकूमत भी क्या दे सकती है? खान साहब से मुलाकात तक तो हुकूमत करवाने की मजाज नहीं है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए और क्या हुकूमत नेगोशिएट कर पाएगी। सो फिलहाल अगर देखा जाए तो स्टेटस को भी आपने दुरुस्त कहा, हुकूमत को सूट करता है, लेकिन यहाँ कुछ और ऑप्शन भी नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो गवर्नमेंट ये कहे कि वो दे सकती है तहरीक इंसाफ को, और तहरीक हम्म। इंसाफ के पास लेने के लिए तो बहुत लंबी लिस्ट है। बात शुरू हुई थी इमरान खान साहब की रिहाई से, लेकिन यहाँ तो मसला उनसे मुलाकात तक पे फंस गया। ऐसा ही है, यानी कि बिल्कुल ही वो कॉर्नर कर दिया गया तहरीक इंसाफ को। अब उनकी डिमांड जो है वो मुलाकात तक आके फंस गई है तहरीक इंसाफ की सारी तहरीक जो है। अच्छा, एक और जो मामला है मुनीर फारूक साहब, वो जिस तरह हमने बात की कि हुकूमत की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। अब असम्बली के अंदर भी आपने देखा कि सादा अक्सरियत तो तकरीबन हुकूमत ने हासिल कर ली है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। आगे मजीद भी नाइलियों का अंदेशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि 9 मई के केस में मजीद नाइलियाँ भी तहरीक इंसाफ के कैंप से हो सकती हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंस हुकूमत की जो है वो कम अज़ कम जो है किसी भी किस्म की कानून साजी के लिए तरमीम को छोड़कर, वो तो हुकूमत की डिपेंडेंस उन पर ख़त्म हो गई है। हुकूमत का वैसे भी जो इन्हिसार पीपल्स पार्टी पे वो भी ख़त्म हो गया है। तो क्या लग रहा है आपको, ये मजीद जो है पीपल्स पार्टी को भी अब कॉर्नर किया जाएगा या उनके साथ फिलहाल मिलकर ही आगे बढ़ा जाएगा? ये मेरे ख्याल में फिलहाल तो फॉलिंग आउट कोई ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही पीपल्स पार्टी तो के साथ बयानात आ रहे हुकूमत हैं की। आजमा बुहारी साहबा के, शर्जील मेमन साहब की, वो वो एक नोक झोंक चल रही है मुसलसल जो है। वो तो चल रही है पंजाब और सिंध की गवर्नमेंट के दरमियान, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत चाइल्डिश होगा ओवरऑल इस सिस्टम के पार्ट पे, गवर्नमेंट के पार्ट पे, पीएमएलएन के पार्ट पे, कि अगर वो पीपल्स पार्टी से हालात अपने खराब कर लें। फिलहाल ऐसा लग तो नहीं रहा। क्योंकि ये जो 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है वो तो फिर पीपल्स पार्टी के पर तो वहां जलेंगे। अगर ये एनएफसी जी, में जो है वो रिवीजन की बातें हो तो रही हैं, कई वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं कि इस तरफ हमने जाना है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी बात की असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कि हमें इस पे इत्तेफाक की राय पैदा करना है हर सूरत में। देखिए उसमें जो सिचुएशन है ना वो ये है कि पीपल्स पार्टी को भी ये कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। ऑल्दो बिलावल साहब की पोजीशन बड़ी क्लियर है, लेकिन चीजें माननी पड़ेंगी, और उनको कुछ ना कुछ तो एनएफसी के फॉर्मूला के ऊपर नेगोशिएट करना पड़ेगा। ये बात तो डिसाइड हो चुकी है कि या सिस्टम इस तरह से नहीं चल सकता। इस फॉर्मूले को कुछ इसमें ऑल्ट्रेशन तो करनी होगी, बिकॉज ये एक वायबल ऑप्शन नहीं है कि हर साल वफाक माइनस 700-800 अरब के खसारे में रहे। लिहाजा ये तो एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई हुई है जिसमें बिल्कुल भी सूरत हाल ऐसी बन चुकी है जिसमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो कुछ ना कुछ तो पीपल्स पार्टी को केव इन करना पड़ेगा। मैं कब केव इन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो छोटा मोटा उनको नेगोशिएशन में कुछ चीज तो कंसीड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मामलात खराब हो गए तो फिर पीपल्स पार्टी के पास भी के लिए भी मसाइल हो सकते हैं। जहन में रखिएगा प्रेसिडेंट साहब को इम्यूनिटी मिली है फॉर लाइफ, वो एक क्वेश्चन है अपनी जगह। एग्जैक्टली। अगर तो क्योंकि ऑल्दो वो आईनी तरमीम का हिस्सा है, लेकिन हरफ आखिर तो नहीं है। बहुत सारी चीजों को अनडू भी किया जा सकता है, ऐसा ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से करवाया जा सकता है। लिहाजा पीपल्स पार्टी के साथ भी एक सीरियस सेटिंग होगी, और शायद कुछ चीजें नेगोशिएट करने के ऊपर पीपल्स पार्टी के पास भी ऑप्शंस ना रहे। और फाइनली ये बताएगा कि अगर तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही दीवार के साथ लगाया जाता है, जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया गया, और नज़र भी आ रहा है कि काफ़ी उन पर सख्ती बढ़ गई है कि मुलाकात तक नहीं होने दी जा रही। बैरिस्टर गौर साहब ने तो इशारा दिया है इस हवाले से कि शायद तहरीक इंसाफ असम्बलियों से ही निकल जाए, और पहले भी ये बात हो रही थी कि असम्बलियों से निकलने के हवाले से भी ऑप्शन जो है वो जल्द एक्सरसाइज किया जा सकता है। लग रहा है आपको कि अप्रैल या उससे पहले पहले तहरीक इंसाफ जो असम्बलियों से निकलने की तरफ जा सकती है, बड़ा कदम उठा सकती है? देखिए अगर चली भी जाए तहरीक इंसाफ तो उससे फर्क इनको कोई नहीं पड़ेगा, ऐसा बल्कि ही है। ये तो इतने तैयार होके बैठे हैं कि फौरी तौर पे जी हम बाई इलेक्शंस करवाएंगे, जजेस इस्तीफे देंगे तो हम नए जजेस ले आएंगे। किसी को कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है ताकत की एक अपनी जबान होती है, और ताकत के अंदर ये टेंडेंसी भी होती है कि आप ओवरकिल भी करते हैं। तो आई बिलीव वही करने की पोजीशन में है हुकूमत, और इरादे भी गवर्नमेंट के वही हैं कि अगर सूरत हाल खराब होगी या उस नहज पे जाती है तो इन्होंने अपने लिए ऑप्शन जरूर वर्कआउट किए हुए हैं। वो अलग बात है कि कुछ ऐसा हो जाए जो कभी किसी ने सोचा ही ना हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तजिया मुलाहिजा किया सीनियर सफ़ी तहज़ीरकार मुनीर फारूक साहब का, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की या इमरान खान की फैमिली की जो उनसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही, ये एक हुकूमत की हिकमत अमली भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को मज़ीद जो है प्रोवोक करके उस सूरत हाल पर लाया जाए कि जहाँ उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ाई जा सकें। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्क में महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ रही है, और इसके साथ साथ जो चीनी का मामला है
चीनी के मामले पे कल जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एक्शन भी हुआ है कि कार्टेलाइजेशन करके शुगर मिल्स मालकान जो है उन्होंने क्रशिंग जो है वो डिले की है। ये मामला क्या है? चीनी का सारा जो गोरख धंधा है कि चीनी की कीमतें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है एक्सट्रीम पर है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है कीमतें, और शुगर का जो क्रशिंग सीज़न है उसमें कीमतों का इतना ज़्यादा उसमें इजाफा होना, ये कहानी सारी है। क्या बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क में फिर से महंगाई में इजाफे की रफ्तार बढ़ती जा रही है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.73% इजाफा हुआ है, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई 4.32% तक पहुंच गई है। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 14 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई है, जबकि वजारत खजाना ने खबरदार भी किया है कि रवा माह महंगाई की शरह 6% तक पहुंच सकती है। वजारत खजाना की माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 5 से 6% तक रहेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि खुराक की कीमतों और ज़रूरी पैदावार के दबाव से महंगाई बढ़ने का इम्कान है। मुल्क में जारी इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर चीनी पर पड़ रहा है, जहां पर शुगर कार्टेल भी मुतहर्रिक हुआ है और इसको अवाम की पहुंच से दिन ब दिन दूर किया जा रहा है। इस मुतालिक शुगर इंडस्ट्री में मुबैना नए गठजोड़ का इंकशाफ भी हुआ है। मुल्क में चीनी की कीमत 200 से 229 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि सनत से वाबस्ता ग्रोहों ने एक बार फिर क्रशिंग सीजन को ताखीर का शिकार करने के लिए मुबैना तौर पर राब्ते किए हैं। इस ताखीर के बायस चीनी की रसद में कमी और कीमतों में इजाफे का मजीद खतरा बढ़ गया है। मुसाफिरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान या CCP ने पंजाब की 10 शुगर मिलों को शो का नोटिस जारी किए हैं, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर और किसानों से गन्ने की खरीदारी की कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर करने के लिए गठजोड़ कायम किया। 10 मिलों ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया कि गन्ने की क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू की जाएगी। कमीशन के मुताबिक इस इजलास में यह भी तय पाया कि गन्ने की फी मन कीमत 400 रुपए होगी। मजीद ये कि पंजाब शुगर केन कमिश्नर ने शुगर मिलों को 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की हिदायत दी थी। मुसाफिरी कमीशन ने निशानदेही की कि शुगर मिल मालकान और किसानों के दरमियान मुज़ाकराती ताकत में वाज़ेह अदम तवाज़ुन पाया जाता है। उसूली तौर पर गन्ने की कीमत हर मिल को इलाके के किसानों के नुमाइंदों से मुज़ाकरात के जरिए तलब और रसद को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर करनी चाहिए थी। ताहम मार्केट निज़ाम को आज़ादाना तौर पर चलने देने के बजाय मिल मालकान ने बाहमी गठजोड़ कायम करके यकतरफा तौर पर 40 किलो गन्ने की कीमत 400 रुपए मुकर्रर कर दी। इन शवाहिद की बुनियाद पर CCP ने शुगर मिल्स को हिदायत की है कि वो 14 दिन के अंदर तहरीरी जवाब जमा करवाएं। CCP के मुताबिक क्रशिंग में इब्तदाई मौसम के दौरान ताखीर से मार्केट में चीनी की फराहमी मुतासर हो सकती है, जिसके नतीजे में मसनूई किल्लत पैदा होने और चीनी की खुर्दा कीमतों में इजाफे का खदशा है। मुसाफिरी कमीशन ने इस गठजोड़ को मार्केट पर मनफी असरात मुरतब करने वाली साजिश करार देते हुए दोबारा तहकीकात का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद सार्फिन और किसानों को दरपेश मुमकिन मुआशी नुकसान से बचाना है। और याद रहे कि माजी में भी चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा साबित होने पर शुगर मिलों को 44 अरब रुपए का जुर्माना किया गया था। ताहम इस फैसले के खिलाफ मिल्स मालकान ने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने केस को दोबारा गौर के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल भिजवा दिया था। इस तरह अमल के नतीजे में चीनी की सप्लाई मुतासिर होने और सार्फिन के साथ साथ किसानों को अरबों रुपए नुकसान पहुंचने का शदीद इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यह हालिया पेशरफ जाहिर करती है कि चीनी की कीमतों से मुतालिक बहरान अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ और अगर गठजोड़ साबित हो जाता है तो आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है माहिर अमूर अजनास शमसुल इस्लाम ने। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि हुकूमत का तो ये दावा है कि अब हम पेट्रोल भी 1 दिसंबर से सस्ता करने जा रहे हैं और एक इंप्रेशन तो यही दिया जा रहा है कि हालात बड़े काबू में आ गए हैं, मुआशी सूरत हाल, लेकिन महंगाई का जो मामला है वो शायद हुकूमत के काबू में नहीं आ पाया और हफ्तावार महंगाई की शरह में 4.32% का इजाफा हुआ है और पिछले 8 हफ्तों में मुसलसल जो है महंगाई की शरह में इजाफा देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें शाय खुर्नोश में चीनी की कीमत जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो तेज़ी से बढ़ी है। तो ओवरऑल क्या समझते हैं, क्या वजह है ये जो एक हम साइकिल देख रहे हैं कि अशिया खुर्नोश की कीमतें जो है वो नीचे नहीं आ पा रही हैं, वो ऊपर ही ऊपर जा रही हैं, इसकी क्या वजह है? लेकिन जी बेसिकली इसकी वजह यह है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके अंदर फ्लॉ है और फ्लॉड पॉलिसी की वजह से मुख्तलिफ कार्टल्स बन जाते हैं और कार्टल्स फिर अपनी प्राइस फिक्स करते हैं। यहाँ तक कि हमारी हुकूमत भी प्राइस फिक्सेशन करती है और ये भी प्राइस फिक्सेशन भी एक तरह से कार्टलाइजेशन होती है और एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए होती है। अगर आप पाकिस्तान में देखें कि जहाँ पर गुर्बत की में इजाफा हो चुका है को अराउंड 44-45% के करीब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जबकि एक्चुअल आपका 50% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और बुनियादी वजह उसकी महंगाई की है। आज अगर आवाम गुर्बत की तरफ उसकी
डिच में गिर रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उनकी पॉलिसीज़ में झोल रहा है, जिससे माफियाज़ को, जिससे कार्टल्स को, जिससे आपके मुख्तलिफ जो होर्डिंग माफियाज होते हैं वो बनते हैं और उनको फ़ायदा होता है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपके करीब ही दुबई एक मुल्क है जहाँ पर आपके पास सिर्फ उनकी एक शुगर मिल है, तो इस तरह से तो वहाँ एक शुगर मिल अगर लगी भी है खलीज शुगर, तो मुनाफली होनी चाहिए और वहाँ पर तो उनको खूब नफ़ा कमाना चाहिए। जबकि पाकिस्तान में 82 शुगर मिल्स ऑपरेटिव थी और उसके बावजूद पाकिस्तान ने इस पॉलिसीज़ के जो इंडस्ट्री है उसने पॉलिसी का फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान में जो 120-25 रुपए की चीनी थी उसको 220 से 230 रुपए किलो तक पहुंचा दिया। तो इंडिकेट करता है कि जब कोलूजन होता है ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों का बल्कि हुकूमती सरपरस्ती आ जाए, तो फिर वहाँ पर विंडफॉल प्रॉफिट कमाए जाते हैं और अल्टीमेटली जो गरीब आवाम है उनकी जेबों से पैसा निकलता है। ये जो आपने रिसेंट रिपोर्ट देखी होगी IMF की 5300 अरब रुपए का जो उन्होंने वो बताया, इतना बड़ा करप्शन का जो बताया है उन्होंने अमाउंट, वो भी किसकी जेबों से निकलता है? वो या तो हुकूमती खजानों से निकलता है या आवाम की जेबों से निकलता है। अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट जो है पुअर मासिस को पे करनी पड़ती है और वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी सेविंग्स टू GDP बढ़ नहीं पा रही, वो 10, 11, 12% पे होती है। आपके टैक्स टू GDP जो है वो बढ़ नहीं पा रहा, 11% के ऊपर आप नहीं गए। तो जब तक अपने इस पॉलिसीज को रीसेट नहीं करेंगे, आपको कोई बड़ी तुरम खानी नहीं करनी, आपको कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट दुनिया से नहीं मंगाने, आपको किसी वर्ल्ड बैंक से या किसी IMF से इमदाद लेके अपने रिफॉर्म्स नहीं करने, अपने विल करनी है। और विल ये है कि आप मार्केट फोर्सेस को कंपीट कराओ। आज अगर CCP इशू कर रही है कोई नोटिस शुगर मिल्स को, तो उसकी बुनियादी वजह तो हुकूमत की अपनी पॉलिसी की खराबी है। ऐसा ही है। जब वो एक तरफ हुकूमत प्राइस फिक्स करती थी गन्ने की, फिर आपने देखा पूरे साल मुख्तलिफ मौक़ों पे ऊपर हुकूमत ने थ्रू अपनी जो DMGs डिप्टी कमिश्नर के जरिए प्राइसेस फिक्स की शुगर की, और फिर वो प्राइस फिक्स करने से उनको बेस मिल गई लोअर प्राइस की और उसके बाद कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। पाकिस्तान में और ये चीनी वाले मामले में भी तो शमसुल इस्लाम साहब जो सारी जो खराबी हुई है वो हुकूमत की एक पॉलिसी से, एक फैसले से हुई कि जब चीनी एक्सपोर्ट करने का जो है वो किया गया फैसला कि जो एक्सेसिव चीनी है वो एक्सपोर्ट करते हैं। पहले कहा गया कि चीनी के वाफर ज़खायर हैं, वो चीनी एक्सपोर्ट की गई, फिर कहा गया कि मुल्क में चीनी की किल्लत हो गई है, चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और उसमें फिर चीनी की कीमतें जो है वो स्पेकुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा वो बड़ी मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। और अब जो है चीनी मंगवाई जा रही है बाहर से, तकरीबन 5 लाख टन चीनी आनी थी, जिनमें से तकरीबन कोई 2,36,000 आ चुकी है और 45% की टैक्स छूट देने के बावजूद जो है कीमतें जो मुकर्रर करनी थी 170 से नीचे वहाँ तक ये चीनी की कीमत जो है वो नहीं आ पा रही उस रेंज के अंदर। अभी भी 220 रुपये 230 रुपये की चीनी बिक रही है और शायद अब हुकूमत इसी इंपोर्टेड चीनी को निकालने के लिए जो है वो चाह रही है कि जो है ये जब ज़ाहिर क्रशिंग के बाद नई चीनी आती है मार्केट के अंदर तो कीमतें गिरती है, लेकिन कीमत जो है वो ऊंची रखी जा रही है, इसीलिए कि वो जो इंपोर्ट की चीनी की जा रही है वो पहले निकाल दी जाए ताकि बाद में पाकिस्तानी जो मार्केट की चीनी है वो आए मार्केट के अंदर। तो ये सारी इसमें गड़बड़ तो शुगर मिल मालकान भी जिम्मेदार हैं, लेकिन हुकूमत ज़्यादा जिम्मेदार है सारी सूरत हाल की। बिल्कुल जी, हुकूमत की पॉलिसीज़ जो है वो वजह बनती हैं, क्योंकि हुकूमत जब डिस्टॉर्शन करती है किसी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को किसी भी तरीके से डिस्टॉर्ट करती है, चाहे वो एक्सपोर्ट की इजाज़त दे के, इंपोर्ट को बैन करके या प्राइस फिक्स करके, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है फिर लोगों को स्पेस मिलती है उस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए। अब आप देखें पाकिस्तान ने जो 3 लाख टन के करीब चीनी पाकिस्तान में आ चुकी है इंपोर्ट की, अगर वो चीनी इंपोर्ट ना होती तो चीनी की प्राइसेस मार्केट में गिर जानी थी। ऐसा ही है। चीनी की प्राइस रिकॉर्ड अराउंड $100 पर टन पे ज़्यादा पे खरीदी गई है। आज मार्केट जब इंटरनेशनल मार्केट में जब टेंडर फ्लोट किए गए उस वक्त कोई बड़ा बायर नहीं था, प्राइसेस नीचे गिर रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने एक पे एक सीरीज इशू कर दी टेंडर की और मार्केट में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान के पास खुदा ना खास्ता चीनी खत्म हो गई है और बहुत बड़ी क्वांटिटी इंपोर्ट करेगा। 3 लाख के टेंडर दिए, आप देखें लास्ट वीक $418 $420, आज $435-36 का मार्च का फ्यूचर मिल रहा है आपको। तो आपको $450 की चीनी अगर इंपोर्ट उसी मुल्क से जहां से आप महंगी इंपोर्ट कर रहे हैं मिल जाती प्राइवेट सेक्टर को, तो कीमतें जो है वो आपकी 150 से भी कम हो जानी थी। और क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने के करीब आ गया, फिर उसमें देखें कि डिले करने, अब हुकूमत 15 तारीख फिक्स करती है 15 नवंबर की कि आपने क्रशिंग स्टार्ट करनी है।
अब ये हुकूमत का काम नहीं है, ये आप मार्केट को पूरा पूरा खोल दें। देखिए इंडस्ट्रीज क्यों इकट्ठी होती हैं, जब आप सामने उनके एक ऐसा कंपटीटर जो हुकूमत खुद कंपटीटर बनती है, वो खुद शुगर इंपोर्ट भी करती है, वो पॉलिसीज भी देती है, तो वो कंपटीशन जब बनता है तो फिर कोलूजन होता है, मार्केट फोर्सेस इकट्ठे मिल बैठ के बैठते हैं कि भाई ये हमारे सामने जो एक कंपटीटर हुकूमत की शक्ल में आ गया है, उससे कैसे मुकाबला करना है। फिर आप देखें कि आप कंपटीटर की चीनी जो है वो महंगी भी है, कंपटीटर की चीनी जो है वो महंगी भी है जो उसने इंपोर्ट की है, और पहले उसने वो तमाम चीनी मार्केट के अंदर निकालनी भी है, बाद में जो शुगर मिल्स की जो क्रशिंग के बाद चीनी आनी है ताज़ा, वो मार्केट के अंदर लेकर आनी है। हिकमत अमली है भी ये। तो फिर ये जो कार्टलाइजेशन की बात हुई कि क्रशिंग जो है वो डिले करने की बात हुई, जो सीसीपी ने नोटिस भी जारी किया, तो इस पे फिर आप क्या कहेंगे? इसका फिर मकसद क्या था? वो इसीलिए उनका था कि फैसला हम डिले करें ताकि हुकूमत पहले अपनी चीनी निकाल दे। देखें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसमें जो अब सीसीपी का जो नोटिस, अगर आप देखें हिस्टोरिकली कार्टलाइजेशन होती रही है इस सेक्टर में शुगर के अंदर, और सीसीपी अपने नोटिस देती है, केसेस करती है, जुर्माने करती है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकलता है कि इंडस्ट्री जाके स्टे ले लेती है, कितने जुर्माने और कितनों की इन्होंने रिकवरी की है। ये एक और डिस्टॉर्शन है। सीसीपी अगर उनको नोटिस करती है तो शुगर मिल्स के खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे, स्टे ले लेंगे, और उसके बाद अगर क्रशिंग डिले करते हैं या कुछ और करते हैं तो आप क्या करोगे? आपका जो है ये एंड आखिर में जब सीजन गुजर गया और नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, उस वक्त डीसीपी को ये नींद से जागे हैं कि अब जो इनको नोटिस करना चाहिए। नोटिस तो उस वक्त करना चाहिए था जब चीनी 125 से एकदम से 150 पे पहुंची, 180 पे पहुंची। अब जब क्रशिंग सीजन आ गया तो इसका मतलब है कि अब फिर एक स्पेस दी जा रही है कि इंडस्ट्री क्रशिंग को और डिले करे। क्रशिंग ना करना एक गलत चीज थी, 15 नवंबर को उन्होंने नहीं की, जिसका असर आपकी वीट की सोइंग पे पड़ा। लोगों ने अब वीट की सोइंग शुरू कर दी, जहां चावल लगा था उसकी हार्वेस्टिंग कर ली। लेकिन ऐसे फैसले, ऐसी मुदाखलतें जब रेगुलेटर खुद इस किस्म के काम शुरू कर दे तो फिर मार्केट जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं तो कुछ करेगा। आप देखें इससे साबित तो हो गया कि जी इन्होंने कार्टलाइजेशन, ये सीसीपी ने अपना एक रोल प्ले कर दिया है अवाम के सामने ला के कि हमने उनको नोटिस दे दिए हैं। लेकिन माजी में आप देखें कितनी रिपोर्ट्स आपकी सीसीपी की आई, कितने नोटिस हुए, एफआईए ने और दीगर दारों ने इंक्वायरियां की, लेकिन सीसीपी का जो अगर कानून पढ़े तो टूथलेस और नेललेस बना दिया गया है। वो कुछ किसी इंडस्ट्री का बिगाड़ नहीं सकती, यहां तक कि चूजे अंडे की प्राइस वो फिक्स नहीं करा सकती, उसको नहीं रोक सकती कार्टेल को। जो आपके साबुन घी के कार्टेल हैं वो कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है एक ही हल है, मार्केट लिबरलाइजेशन। आप अगर चीनी की एक्सपोर्ट कर रहे थे तो आप इंपोर्ट को भी खोल देते। अभी जब आपने बैन लगा के रखा हुआ था, सरकार प्राइवेट सेक्टर को नहीं आने दिया, उसकी एक ही वजह थी कि टीसीपी एक मोस्ट इनएफिशिएंट अदारा है जिसके पास कभी भी उसने कोई राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। माजी में गंदम महंगी खरीदी थी, जब आपको वो 3 साल से गंदम पड़ी रही, आपकी हिस्टोरिक हाई प्राइस पे ले ली थी। इस दफा उन्होंने चीनी हिस्टोरिक हाई प्राइस पे खरीद ली है, जो आपके पास अब लोकल मार्केट में उनको एक सहारा दे रही है मुकामी शुगर को कि वो प्राइसेस को बढ़ाएं। और आपने देखा कि इसका भरपूर फायदा उठाया शुगर इंडस्ट्री ने कि इंपोर्टेड चीनी तो पाउडरी चीनी है, उसमें तो कोई मिठास नहीं है, और आवाम का एक जहन बना हुआ है कि वो मोटा दाना कोर्स ग्रेन की चीनी पसंद करते हैं। इसीलिए मोटे दाने वाली चीनी महंगी बिक रही है। 2 प्राइसेस मार्केट में बन गई, इंपोर्टेड की ये प्राइस है और लोकल की ये सारे वो हैं जहां गलत फैसले लिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड में, एग्रीकल्चर में जहां जो लोग बैठे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, उनको इकोनॉमिक्स का पता नहीं है, उनको ट्रेड का पता नहीं है। वो एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन उनके गलत फैसलों की जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो इस मुल्क के 250 मिलियन, जिसमें आधे जो है वो गरीब हैं, उनको अदा करनी पड़ती है। कोई एलीट कैप्चर तो ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है, आप उनके ऊपर जुर्माने लगाएंगे, इंडस्ट्री उसकी को पास ऑन करके शुगर अपने कंज्यूमर से। जाहिर है ये जो एक साल में तकरीबन 130 रुपए से ज्यादा चीनी की कीमत पाकिस्तान के अंदर फी किलो बढ़ी है। यह कीमत पाकिस्तानी अवाम ने चुकाई है। जाहिर है फी किलो 130 रुपए बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ा इजाफा है। तो फिर कौन इसका जिम्मेदार है? बिल्कुल हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं कि जो करप्शन का तो उन्होंने नंबर दे दिया आईएमएफ ने, लेकिन आईएमएफ को इस पे भी स्टडी करना चाहिए कि हुकूमती पॉलिसीज की वजह से जो लोगों को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, जिसमें मार्केट जो एक करप्ट मार्केट है वो अपना भरपूर फायदा उठा के और कीमतों को बढ़ाते हैं। आप हुकूमत को चाहिए कि इसमें से कमोडिटी ऑपरेशन से निकल जाए।
हर वो कारोबार, आप बिजली पैदा करने से ले लें, आप गैस का ले लें, किसी कारोबार में ले लें, चीनी इंपोर्ट या गंदम की खरीदारी ले लें, सब में हुकूमत नुकसान उठा रही है। 1066 अरब रुपए का कमोडिटी ऑपरेशन आपका पड़ा हुआ था जो एंड FY25 30 जून को, तो वो इन हुकूमत ने देना था। टीसीपी के अपने रिसीवेबल इतना अमाउंट बढ़ चुका है, टीसीपी खुद मुसलसल लॉस कर रही है। यूटिलिटी स्टोर को चलो बंद करने का फैसला हो गया, लेकिन टीसीपी को बंद करना जरूरी है। क्या ये मैसेज नहीं देता कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अगर हम खुला छोड़ें, कंपीट कराएं, तो फिर उसकी बेहतरी होगी? या एक प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर का अदारा भी रखा जाए जो अपनी जो है नाअहली की वजह से महंगी चीज़ें लाए और फिर मार्केट में उसकी आवाम कीमत अदा करें। आज समर में आपको ये बताऊं कि इस वक्त आज की तारीख में पाकिस्तानी आवाम सबसे महंगा आटा खरीद रही है, सबसे दुनिया से महंगी गंदम खरीद के, और उसका आटा खाने पे मजबूर है, जिसकी हुकूमत वाही जिम्मेदार है। इसी तरह से आज के दिन आप चीनी का पैदा करने वाला बहुत बड़ा मुल्क है, और आप देखें कि आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें से टैक्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा। आपकी पूरी जो ट्रेड है मार्केटों में वो कैश पे चल रही होती है, और FBR अगर कोई नया इकदाम लेता है तो वो भी ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट का लेता है कि जिससे फिर हड़तालें हो जाती हैं, फिर मार्केट बंद होना शुरू होती है, चीनी गायब हो जाती है। तो ये उनकी नाअहली है। मार्केट फोर्सेस को compete करने दें। मैं और आप अगर देखें प्राइवेट सेक्टर में बैठे, अगर आपका चैनल प्राइवेट सेक्टर में है, तो आप देखें जो हुकूमती अदारा है वो उसका रोल देखें और आप अपना देखें, उसकी TRP देखें। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।